हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनेशिया ट्यूटर। जनरली कहते हैं व्हाट इज गुड फॉर इकोनॉमिक्स इज यूजली बैड फॉर पॉलिटिक्स। जो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा होता है वो जनरली पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू प्रूडेंटली मैनेज योर फाइनेंसेस। आजकल आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़कर फ्रीबीज बांटने की कोशिश करती है। जैसे ही इलेक्शन आ रहे होते हैं वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर पुअर फ्रेंडली और मुफ्त में चीज़ें बांटना शुरू करते हैं। कोई टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कोई लिकर बांटता है। अलग अलग जिसको जो मिलता है, जिस सेक्शन को जो चाहिए वो बांटते हैं। इवन कई लोग तो नशा भी बांटते हैं। मगर क्या ये फ्रीबीज बांटना, वो भी कर्जा लेकर, सही है? इस पूरे वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आजकल आपने देखा होगा, चाहे देश का बुरा हाल हो जाए, चाहे देश श्रीलंका जैसे बन जाए, चाहे देश ग्रीस जैसे बन जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज देश का भला नहीं अपना भला चाहती हैं। किसी भी ना किसी तरीके से दे वांटेड टू कम इनटू पावर, पावर को ग्रैब करना चाहती हैं, चाहे देश बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। आपने देखा होगा जो कर्जे का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग के एक मेंबर रमेश चंद ने इस बात पर कमेंट भी किया है कि अगर ये इलेक्शन में जो फ्रीबीज बांटी जाती हैं, मुफ्त में चीजें जो बांटी जाती हैं, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वेरी सून द इंडियन सिचुएशन विल बी ऑफ लाइक श्रीलंका। श्रीलंका जैसा हमारा हाल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये उन्होंने क्यों बात कही? और कुछ ही दिनों पहले एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। उन्होंने ये कंप्लेंट किया प्राइम मिनिस्टर से कि स्टेटों के अंदर जो फ्रीबीज हैं, यानी कि मुफ्त जो चीजें बांट रहे हैं, अगर उनकी गिनती ऐसे बढ़ती जा रही है तो हम एक दिन श्रीलंका जैसा बन जाएंगे। हमारे पर भी कर्जे का इतना बोझ होगा कि हम ब्याज चुकाते चुकाते थक जाएंगे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा और हम फिर तेल भी नहीं खरीद पाएंगे और बाकी सुविधाएं भी नहीं खरीद पाएंगे। जिस तरह से आज श्रीलंका जो है परेशान है, ना तेल खरीद पा रहा है, ना दवाइयां खरीद पा रहा है, हम भी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी तरह से कर्जा लेते रहें तो जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा है वो हम कर्जा चुकाने में लगा देंगे, फिर हमारे पास पैसे बचेंगे नहीं और ना हम तेल खरीद पाएंगे। जब तेल खरीद नहीं पाएंगे तो गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल पाएंगी, जब गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, जब इकॉनमी नहीं चल पाएगी तो कमाई नहीं हो पाएगी, जब कमाई नहीं हो पाएगी तो फिर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी और लोग सड़कों पर सरकार से सवाल पूछ रहे होंगे, जैसे श्रीलंका के लोग महिंदा राजपक्षे से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें तेल दो, हमारे पास पैसे हैं, हमें तेल ला के दो, हमें दवाइयां दो, हमें बिजली दो। मगर श्रीलंका की सरकार हाथ खड़े करके बैठी है। श्रीलंका की जो रुपया है वो यूजलेस है। कई लोगों ने कहा है कि हमारे पास ये पैसा मैंने इतना इकट्ठा किया लेकिन ये किस काम का, जब मैं अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा हूं। यही हमारा सिचुएशन तो कहीं नहीं हो जाएगा। ऐसी हम बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस राह पर हम चल पड़े हैं उस राह पर यह बहुत जरूरी बन जाता है कि हम सरकार को आगाह करें। एटलीस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो आगाह सरकार को जरूर करें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम श्रीलंका जैसे सिचुएशन से भी निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते कई वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सब्सिडी बिल था वो बढ़ता जा रहा है और जो सब्सिडी बिल को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इवन एक एक्ट FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया ताकि सरकार अपना जो खर्चा कंट्रोल कर सके और खास तौर पे सरकार अपने कमाई के अंदर ही एक्सपेंडिचर करे। लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद भी सरकार के खर्चे रुके नहीं। आप देखोगे तो जो फूड सब्सिडी है वो बढ़ती जा रही है। अराउंड इस बजट में 2 लाख करोड़ के करीब फूड सब्सिडी का बिल है सरकार के सामने, यानी कि 2 ट्रिलियन खर्चा सरकार लोगों को राशन देने में कर रही है। उसी तरह से आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देखो तो 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन के करीब सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है। पेट्रोलियम सब्सिडी देखो, अगर LPG की सब्सिडी या केरोसिन की सब्सिडी देखो तो 5000 करोड़। बाकी सब्सिडी अगर मिला दी जाए तो सरकार टोटल 3.55 लाख करोड़ रुपया सरकार सब्सिडी पे खर्च कर रही है। कौन कौन सी सब्सिडी? पावर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडी या मैकेनाइजेशन सब्सिडी या MSP।
आप हैरान होंगे, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं ये भी सरकार को कह रहे हैं इट्स ओके, आप ये सब्सिडी दो, फार्मर कहां जाएगा, सरकार की सपोर्ट से तो फार्मर चलेगा। कमाल की बात है, डिमांड एंड सप्लाई के इस एज में अगर ये एक्सपर्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हम अनलिमिटेड किसी को सब्सिडी नहीं दे सकते, हम लोगों को लेजी नहीं बना सकते, और कानूनी रूप से भी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। वो कैसे, आप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये तो सबको पता है। आपको याद हो कि हमने भी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रखा है, और इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो 3 तरह से बटा हुआ है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज हैं, ये सब्सिडी वो सब्सिडी हैं जो सरकार रिसर्च पर, पेस्ट मैनेजमेंट पर, फार्मर के एजुकेशन पर खर्चा करती है। एम्बर बॉक्स वो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, पावर पर सब्सिडी देती है, सीड पर सब्सिडी देती है, ये एम्बर बॉक्स में आता है। और ब्लू बॉक्स वो सब्सिडी है जो सरकार अगर कहे कि आप पर्टिकुलर फसल उगाओ, दूसरी फसल से किसी और क्रॉप पे शिफ्ट हो, ऐसी सब्सिडी को ब्लू बॉक्स में रखा है, यानी कि प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी है ब्लू बॉक्स। आप हैरान होंगे, WTO कहता है कि आप ग्रीन बॉक्स दो, यानी कि आप एजुकेशन पे खर्च करो, रिसर्च पे खर्च करो, पेस्ट मैनेजमेंट पे खर्च करो, लेकिन आप अंबर बॉक्स, जो कि हम इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, इरिगेशन सब्सिडी दे दी, पावर सब्सिडी दे दी, ये सब्सिडी जो है ब्लू बॉक्स की सब्सिडी जो है, इन्हें OTDS कहते हैं, ओवरऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। और आप हैरान होंगे, WTO कहता है इन सब्सिडी को कम करने को कहता है। इंडिया इसी सब्सिडी को बहुत ज्यादा देता है। इंडिया में जो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडियां हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि सरकार बहुत कम अमाउंट खर्चती है जो रिसर्च वगैरह होता है या एजुकेशन पे होता है। और जो कुछ फेक एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं MSP दो, लेकिन MSP तो एम्बर बॉक्स में आता है। वो कहते हैं फार्मर्स को बिजली माफ करो, वो एम्बर बॉक्स में आता है। वो कहते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी दो, एम्बर बॉक्स में आता है। वो कहते हैं कि क्रॉप सब्सिडी दो, वो कहते हैं कि सीड सब्सिडी दो, वो एम्बर बॉक्स में आता है। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है सब्सिडी पर सब्सिडी दे ही जा रही है, लेकिन वो सारी सब्सिडी एम्बर बॉक्स में आ रही है। और आप हैरान होंगे, जब हम WTO के मेंबर बने तो WTO में जो एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अपनी सब्सिडी 10% से ज्यादा नहीं दे सकते उस साल की प्रोक्योरमेंट के, क्योंकि फार्मर के प्रेशर पर आकर इंडिया खरीद तो लेता है, सरकारें खरीद तो लेती हैं, लेकिन फिर उस क्रॉप का, उस फसल का ये हाल होता है, गोदामों में सड़ती रहती है। कई लोग कहते हैं कि फूड सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है, लेकिन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो भूल जाते हैं कि सब्सिडी यहीं तक नहीं रुकती। इवन सरकार ब्याजों में सब्सिडी देती है, इवन सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे योजनाओं में सब्सिडी देती है, इवन सरकार जो मैकेनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए, उसमें सब्सिडी देती है, सोलर पावर लगाने के लिए सब्सिडी देती है। जैसे आपने देखा होगा पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अभी रिसेंटली मुफ्त बिजली देने का जो वादा है वो पूरा किया है। ये कहां तक जस्टिफाइड है, हम उसकी भी बात करेंगे। अब ये मुफ्तखोरी और फ्रीबी जो कि सरकार मुफ्त में दे रही है, अपनी कमाई से ज्यादा दे रही है, तो अब सवाल है कि कहां से देगी। तो सरकारें क्या करती हैं, कर्जा ले लेती हैं, और इस कोविड की वजह से सरकारों के कर्जे और बढ़ गए। आप हैरान होंगे, 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय NK सिंह और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट यह भी कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो कर्ज हैं वो 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20% स्टेट्स के और 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन आप हैरान होंगे कि 20% तो क्या, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कर्जे हैं 31% तक पहुंचे हुए हैं, यानी कि 10% ज्यादा जो बियरेबल है उससे 10% ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के कर्जे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी 18 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके कर्जे 20% लिमिट से बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप देखो बंगाल में 48% उसकी GDP का, यानी कि बंगाल में गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, उसका 38% कर्जा है। उसी तरह से पंजाब में
आज हैरान होंगे, जो हमारी कमाई है पंजाब की 53% कर्जा है। मतलब समझ लो, अगर किसी की सैलरी है 10,000 रुपए तो उस पर 5300 रुपए 5300 रुपए कर्जा हो। अब आप सोचो, किसी पर 53% कर्जा हो, वो पैसे बचेंगे कहां से कि वो बाकी कामों में लगाए, प्रोडक्टिव कामों में लगाए। अब पंजाब के पास 53% कर्जा है, कहां से चुकाएगा? और आप हैरान होंगे, जो पंजाब में जो भी कमाई होती है, पंजाब में जो भी इनकम आता है, उसका 20% पंजाब गवर्नमेंट जो है ब्याज पे लगा देती है। अभी 2 मंथ का बजट पास करवाया, लगभग 32,000 करोड़ का, यानी कि 32,000 करोड़ का, उसमें से 4,000 करोड़ के करीब ब्याज देना है पंजाब सरकार ने। यानी कि अगर 100 रुपए पंजाब सरकार के पास आता है तो उसमें से 20 रुपए पंजाब सरकार तो ब्याज पे दे रही है। आप एक और डाटा से आप हैरान होंगे कि जो पंजाब सरकार है, नए कर्जे का 73% पुराने कर्जे को चुकाने में यूज करती है। यानी कि पंजाब सरकार डेट ट्रैप में फंस रही है। आगे बढ़ो तो राजस्थान का 39% कर्जा है, केरल का 38% कर्जा है, आंध्र प्रदेश का 37%, और लगभग सभी स्टेटों का देख लिया जाए तो 31% के करीब एवरेजली कर्जा है, जो कि 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर ये कर्जों के स्टेट बनते जा रहे हैं। अभी भी रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने भी कहा कि इवन स्टेटों के भी कर्जे मैटर करते हैं। कई लोग तो कहते हैं ले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें बचा लेगी, लेकिन सवाल आता है कि हर राज्य इतना कर्जा ले लेगा कि सेंटर के भी काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर कैसे मैनेज होगा? ये सोचने वाली बात है। वो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी ये सोचने वाली बात है कि हम कब तक ये फ्रीबीज बांट के, कब तक ये मुफ्तखोरी करते रहेंगे? क्या हम उस दिन का इंतजार करते रहेंगे जिस दिन हमारा श्रीलंका जैसा हाल हो जाए? ये सवाल सोचने वाला है। अब एक और हिस्सा खड़ा होता है कि भाई जो स्टेट हैं और सेंटर, इनके पास कोई लिमिट नहीं है कर्जा लेने की। एक्चुअली हमारे संविधान में बोरोइंग पावर जो है वो देने की पावर पार्लियामेंट के पास है, यानी कि पार्लियामेंट स्टेटों के लिए भी और सेंटर के लिए भी बोरोइंग लिमिट सेट कर सकती है। पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई बोरोइंग लिमिट नहीं रखी, लेकिन स्टेटों के लिए बोरोइंग लिमिट रखी है। वो है 3% ऑफ देयर जीडीपी, यानी कि स्टेटों के जीडीपी का 3% से ज्यादा वो नहीं ले सकते। लेकिन इस कोविड की वजह से 2020-21 में ये लिमिट 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई, यानी कि जो स्टेट हैं अपने जीडीपी का 5% कर्जा ले सकते हैं। मगर अगर आप देखो कंबाइंड इस समय 2021-22 में 60% और स्टेटों के देखो तो लगभग 31%। अगर हम ओवरऑल हमारे कर्जे की बात करें तो 90%, यानी कि इंडिया जो अपने जीडीपी का 90% इंडिया पर कर्जा है। यानी कि सोचो, हम साल में 100 रुपए जनरेट करते हो और उसका 90 रुपए हमारे पर कर्जा हो, और इसका ब्याज आप हैरान होंगे, सबसे बड़ा चंक इंडिया का 40% के करीब जो इंडिया की कमाई है ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। जनरली सवाल आता है कि ऐसी क्या वजह होती है कि सरकार जो है कर्जा लेती है? बेसिकली सरकारों के जो टैक्स हैं वो कम होते हैं, प्लस सरकार का जो टैक्स बेस है वो भी कम होता है। सरकार नए टैक्स पेयर्स को कैच नहीं करती, या टैक्स इविजन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी जो श्रिंक करती जा रही है। उसके बाद जो पावर डेट है, यानी कि बिजली कंपनियों का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। आप हैरान होंगे, पंजाब सरकार की बिजली कंपनी का भी कर्जा बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो रीजन है वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी, जो मैंने कहा अपीजमेंट पॉलिसी, यानी कि वोटरों को लुभाने के लिए उनके मनपसंद छूट देने, माफ करना, बिजली मुफ्त करनी, खाना मुफ्त करना, टैक्स कम करना, ये चीजें भी रोल प्ले करती हैं। आगे बढ़ोगे तो सरकार का जो है कैपिटल आइटम पर, यानी कि वो आइटम है जहां पे सरकार की कमाई हो सकती है, उस पर खर्चा कम कर रही है सरकार। आप देखोगे तो जो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आई, ये सारी वजह हैं सरकार के पैसे की शॉर्टेज की। खैर, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा? यस, बिल्कुल सही, क्योंकि जो सारे स्टेट हैं वो मिलकर इंडिया बना रहे हैं, और अगर स्टेटों का भी बुरा हाल होगा तो क्या होगा? नेचुरली इंडिया का भी बुरा हाल होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड अगर स्ट्रांग होंगे तो नेचुरली है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि किसी स्टेट में
अगर उसके मैक्सिमम कमाई हिस्सा जो है अगर ब्याज में चला जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या? जब उसके पास बचेगा नहीं तो उसकी सड़कें कहां से आएंगी? सड़कें नहीं आएंगी, बिजली नहीं आएगी, तो फिर इकॉनमी कैसे डेवलप होगी? इकॉनमी नहीं डेवलप होगी तो लोगों की कमाइयां नहीं होंगी, लोग एजुकेट नहीं होंगे, फर्दर अच्छे से कमाई नहीं कर पाएंगे, फर्दर हेल्थ भी बुरा होगा, यानी कि विशियस साइकिल चलता रहेगा। ऊपर से आप देखोगे अगर सरकार के पास पैसे है तो वो अच्छी रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, बुलेट ट्रेन लेके आएगी, लोगों को नौकरियां देंगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और फिर डेट मैनेजमेंट होगा। यानी कि हमें कर्जा लेना चाहिए, कर्जा ऐसी बात नहीं है नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेना चाहिए, लेकिन वो मैनेजेबल होना चाहिए, यह नहीं कि वो अनमैनेजेबल हो जाए। लेकिन कई बारी सरकारें जो हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, पंजाब के लुधियाना शहर में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सिटी बस खरीदी थी ताकि लुधियाना में सिटी बस सर्विस प्रोवाइड की जा सके। लेकिन आज देखो इस खड़ी बसों से आपको हाल पता चलेगा कि उस पैसे का क्या हुआ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जिम्मेवार है या अफसर जिम्मेवार है इस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का? तो इस तरह से सरकार जो पैसा वेस्ट करती है इनकी भी जवाबदेही बननी ही चाहिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे कि पंजाब में जो कर्जा लिया गया है उसका मिसयूज तो नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 2006 से लेकर 16 तक यानी कि 10 साल तक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। जब अकाली दल पावर में आए तो उस समय पंजाब का कर्जा अराउंड 40,000 करोड़ था और जब ये गए तो आप हैरान होंगे 1,85,000 करोड़ हो गया, यानी कि 1.85 ट्रिलियन। जब अमरिंदर सिंह आए तो 1.85 ट्रिलियन कर्जा था और जब अमरिंदर सिंह गए और चन्नी की जो पॉलिसियों की वजह से आज 2.73 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। यानी कि हर सरकार में कर्जा बढ़ता जा रहा है। भगवंत मान कहते हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है जब इस तरह के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होंगे और फ्रीबीज बांटी जाएंगी, मुफ्त बिजली बांटी जाएंगी, तो कहां से पैसा आएगा? कमाइयां कहां से होंगी? और जब कमाइयां होंगी नहीं तो जाहिर है कर्जे लेके ही तो काम करेंगे। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का हाल एक फार्मर जैसा ही हो गया है। जनरली एक इल्जाम लगाया जाता है कि फार्मर जो है अपनी जमीनें बेचकर या अपने इनकम से ज्यादा शादी ब्याहों में खर्चा करते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं और बाद में फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे ही सरकारों का हाल है। कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सरकार क्या है जी नोट छाप लेगी। आपको मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट भी अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी अनलिमिटेड कैश मार्केट में नहीं डाल सकती, अदरवाइज इकॉनमी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो लिमिटेड फंड के साथ जो सरकारों को काम करना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होकर काम करना चाहिए, ना कि जो पॉलिटिक्स में अच्छा हो वो करना चाहिए, बल्कि जो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा हो, चाहे वो पॉइजनसी पिल क्यों ना हो, सरकार को ऐसे फॉलो करना चाहिए। आगे और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब का कर्जा उसके जीडीपी का 2014-15 में अराउंड 31% था और ये 2016-17 से ये बढ़ता चला गया और आज ये पंजाब का कर्जा 45% हुआ पड़ा है उसकी जीडीपी का, यानी कि कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से देखो तो पंजाब का कर्जा 2009-10 में 53,000 करोड़ था, 2014-15 में 86,000 करोड़, 19-20 में 1.93 लाख करोड़ और ये कर्जा सीएजी कहता है 2024-5 में 3.73 लाख करोड़ हो जाएगा और 2028 में ये 6 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी कि 6 ट्रिलियन कर्जा पंजाब गवर्नमेंट पे हो जाएगा। ये सीएजी का अनुमान है और जिस तरह से करंट की पंजाब सरकार इसको मैनेज कर रही है, डेफिनेटली यही हाल होने वाला है जैसा कि श्रीलंका का है कि हमारे पास पैसे कम होंगे और खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों को पूरा करने के लिए और कर्जा लेंगे और कर्जा लेंगे और कर्जा लेंगे, एक दिन हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। कहते हैं ये जो मुफ्तखोरी है क्या करना चाहती है? जनरली इट इज सेड दैट जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को वेलफेयर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सिर्फ सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं होती बल्कि वेलफेयर करने के लिए भी होती है। हाँ, बट एक ह्यूमन डेवलपमेंट के मिनिमम वेलफेयर की जरूरत होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ,
लेकिन अगर इससे ज्यादा सरकारें प्रोवाइड करने लग जाएं, पावर में आने के लिए किसी न किसी हद तक गिर जाएं, तो इसका मतलब है वो जो लोग हैं वो उस देश का भला नहीं कर रहे हैं, उस स्टेट का भला नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा होता है वो पॉलिटिक्स के लिए बुरा होता है। और ये जो पॉइजनस पिल है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी तरह से स्पेंडिंग स्प्री पर चलती रही तो डेफिनेटली स्टेट का बुरा हाल हो जाएगा। और ये आम लोगों को भी समझना चाहिए कि ज्यादा देर तक मुफ्तखोरी नहीं चलती, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और सरकार हमें मुफ्त खोर बनाकर कैसा दिखाना चाहती है? ले जी, जो काम ना करने लायक हो, जो काम ना करना चाहता हो। आपने देखा होगा जब हम बैड टाइम में होते हैं तो और एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऊपर वाले को और याद कर रहे होते हैं, टाइम से उठते हैं, नहाते हैं, काम करते हैं। और जब हम अच्छे टाइम में होते हैं तो देखना हमारे उठने का टाइम भी 10 बजे होता है, खाई जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटापा बढ़ जाता है और फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हमारा वही हाल हो जाता है। तो गुड टाइम अच्छा होता है कि बैड टाइम अच्छा होता है? बैड टाइम आदमी को और स्ट्रांग बनाता है, मेच्योर बनाता है, और गुड टाइम आदमी को सुस्त बनाता है, भगवान से दूर बनाता है, गॉड से दूर करता है। इसलिए सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह की सभ्यता देनी, किस तरह के लोग बनाने हैं। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो जो हमें आज तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो लॉलीपॉप हमें कल शुगर ना कर दे, हमारी इकॉनमी ना खराब कर दे, आपके बच्चों की जिंदगी ना खराब कर दे। आज तो हमें बेनिफिट मिल गया, लेकिन कल हमारे बच्चे ना रो रहे हों। तो हमें बचना है ऐसे पॉलिटिशियन से। आपका क्या मानना है इस फ्रीबीज के ऊपर? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें। और अगर गवर्नमेंट के लोग हैं तो प्लीज आप अपनी सरकारों को एडवाइस करें ताकि ऐसे फ्रीबीज में इन्वॉल्व ना हो। और पार्लियामेंट के लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप ऐसा एक्ट बनाएं ताकि फ्रीबीज पे कंट्रोल किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।